नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। यूपी के भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। पहला प्रश्न जो है 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाल ही में 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 11 मई को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट को जो है सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की महिला हैं ये, और प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। पहला कारण महिला है, दूसरा भारतीय मूल की हैं, तो प्रश्न जरूर बनेगा। रतन लाल पे भी पिछले साल जब इनको अवार्ड दिया गया था तब भी प्रश्न बना था। चलिए दूसरा 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल विश्व खाद्य पुरस्कार, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो किस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उस पर भी प्रश्न बनता है। उदाहरण के लिए, जब नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसने क्या किया है, उस पर प्रश्न बनता है करंट अफेयर में। ठीक है, तो पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। अब दूसरा प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शंस को पढ़िए। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह समुद्रीय भोजन प्रणाली में पोषण आहार की चेन के ऊपर शोध कर रही थी। एक बहुत बड़ी आबादी की प्रोटीन की समस्या कैसे दूर हो, समुद्रीय भोजन के आधार पर, उसके ऊपर वो वर्क कर रही थी। बाकायदा पूरी मार्केट को इसमें फ़ायदा हुआ, जो कि सी फूड मार्केट है, समुद्रीय मत्स्य उत्पादन पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। डायरेक्ट 1 करोड़ से अधिक आबादी को इनके शोध से फ़ायदा हुआ है। इन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी, जो कि गरीब आबादी थी, उसकी प्रोटीन की समस्या को हल कर दिया है अपने इस शोध से। ठीक है, तो समुद्रीय भोजन प्रणाली में पोषण आहार की महत्वता पर इनका शोध था, काफ़ी सफल रहा। ऑप्शन सी। इस तरह के प्रश्नों में पता होना चाहिए आपको कि किसको सम्मान दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है। यूपीएससी में तो ऐसा ही प्रश्न बनेगा, उसमें कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि किसे दिया गया है सम्मान, डायरेक्ट पूछता है कि क्षेत्र विशेष उनका क्या था। अब यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट में भी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो पता होना चाहिए। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एंगल से प्रश्न को तैयार करूं, क्योंकि प्रश्न अब डायनेमिक हो रहे हैं एग्जाम में, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पता होना चाहिए आपको, गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी यही कोशिश रहती है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक डायनेमिक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा दिल ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। दूसरा स्टेटमेंट, इस दिल की कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस खोज ये जो तैयार किया गया है दिल को, इसके पश्चात हृदय संबंधित दोषों का पहचान अब आसानी से हो जाएगा। यह एक कृत्रिम दिल है जो मानव भ्रूण की धड़कनों की नकल करता है। चलिए, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट, हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा दिल तैयार करने का श्रेय किसको मिला है? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों को। बिल्कुल सही बात है। इस दिल की कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर है। दुनिया का सबसे छोटा दिल है, तिल के बीज के बराबर का दिल है, और इसकी जो लंबाई है वो 2 मिलीमीटर है। 2 mm, 2 सेंटीमीटर नहीं। यहाँ पे बी कथन जो है वो गलत है। इस शोध खोज के पश्चात मनुष्यों में हृदय संबंधित दोषों का पहचान करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
यह है कि कृत्रिम दिल है जो मानव भ्रूण की धड़कनों की नकल करता है। जी हाँ, इंसानों द्वारा कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो वो कृत्रिम ही कहलाता है। ये तो बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे बी सही नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान है, भारत सरकार का ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य में, जिन पे प्रश्न भी बनता है, ठीक उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार है, जिसमें कि 90 लाख की राशि दी जाती है और किसी एक राष्ट्र के साहित्यकार को हर साल दिया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया और वो किस राष्ट्र के साहित्यकार हैं, ये बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, वलेरिया लुइजेली। किस राष्ट्र के साहित्यकार है? मैक्सिको के। मैक्सिको के वलेरिया लुइजेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में विचार करें, हाल की करंट की कुछ घटनाएं। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस परियोजना आरंभ किया गया है। योजना का नाम है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, सही है स्टेटमेंट। कोविड-19 मामलों को कम करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना का आरंभ किया गया है। ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो मरीज हैं उनको उनके घरों पर ही सहूलियत दी जाए दूसरी लहर के बीच, उस हेतु संजीवनी परियोजना का आरंभ किया गया है। दवाइयाँ सभी प्रोटोकॉल्स के तहत जो है चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी पेशेंट्स को। तो संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है स्टार्ट की गई है? हरियाणा। कोविड-19 में ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें हम जानते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो ऐसे अनाथ बच्चों को राज्य सरकार ने गोद लिया है और वात्सल्य योजना का आरंभ किया है। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन डी। कोविड-19 के अंदर ब्लैक फंगस का प्राथमिक स्रोत अंग आंख है। यह स्टेटमेंट गलत है। ब्लैक फंगस, जिसको कि अब हाल ही में कुछ राज्यों में महामारी भी घोषित की गई है, आंखों के अंदर रेडिश कलर दिखता है, अब वाइट फंगस भी आ गया है, पटना में केसेस दिखे। तो इसका प्राथमिक स्रोत नाक है, ना कि आँख। नाक से होते हुए आँख को पास करते हुए ब्रेन में पहुंच जाता है, जहां से फिर व्यक्ति की मृत्यु लगभग सुनिश्चित हो जाती है। तो आँख जो है इसका पासिंग मेथड है। नाक और मस्तिष्क, ये तीनों ही, नाक, आँख और मस्तिष्क तीनों ही एक कॉमन न्यूरॉन सेल से जुड़े हुए हैं टिश्यू से। तो ये ब्लैक फंगस वहाँ से होते हुए ब्रेन में चला जा रहा है और काफ़ी क्षति पहुँचा रहा है, लगभग व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। कोविड-19 के अंतर्गत जो है ये हो रहा है। ठीक है, और ब्लैक फंगस में रंग फंगस का ब्लैक है तो गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। ब्लैक फंगस का कोई रंग नहीं है। दरअसल मानव की बॉडी में जब ब्लैक फंगस हो रहा है, जिस भी टिश्यू के अंतर्गत ये आ रहा है उस टिश्यू को पूरा जो है मार दे रहा है, पूरा काला कर देता है। इसका इम्पैक्ट काला है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। और दरअसल ये आंखों में जो रेडिशनेस है उसको भी शो कर रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस का मतलब काला या लाल नहीं होता है। ब्लैक फंगस का कोई अपना रंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है प्रश्न। हाल ही में 47वां, कौन सा? 47वां FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कांग्रेस का आयोजन हुआ, वर्चुअली आयोजन हुआ। इसमें भारत के नरेंद्र बत्रा को FIH 47वें कांग्रेस में दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी में 47वें में नरेंद्र बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मार्क कोड्रेन को मात्र 2 वोटों से हराया। कथन 4, नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हाल ही में 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कांग्रेस में दोबारा अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। इन्होंने हाल ही में इस अध्यक्ष बनने के लिए बेल्जियम, नाम याद रखना है, बेल्जियम राष्ट्र के अध्यक्ष
बेल्जियम हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मार्क कोड्रेन को मात्र 2 वोट से हराया है। प्रधानमंत्री जी ने जो है इनको बधाई भी दी। काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं इस समय, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य हैं। तो 1, 2 और 4 कथन सही है। तीसरे कथन में आएगा कि नरेंद्र बत्रा ने अध्यक्ष बनने के लिए बेल्जियम के हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को 2 वोटों से हराया है। वोटिंग के जरिए अध्यक्ष जो है तय होता है। किसको हराया है? मार्क कोड्रेन को। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसको हरा करके इन्होंने जो है अध्यक्ष के पद जो है हासिल किया है। मार्क कोड्रेन, बेल्जियम, और यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। हाल ही में भारत के पूर्वी तटों से यास नामक चक्रवात टकराया है। अभी कुछ समय पहले ताउते आया था। किस राष्ट्र ने नाम दिया? मैंने बताया था। अब यहाँ पर यास नामक चक्रवात भारत के पूर्वी तटों से टकराया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस चक्रवात का नाम किस राष्ट्र ने दिया है? ये प्रश्न बन सकता है। ताउते पे भी मैंने बताया था, ताउते का नाम दिया था म्यांमार ने। इस राष्ट्र यास का नाम जो है दिया है ऑप्शन सी, ओमान। दोनों ही याद रखना है आपको। ताउते का नाम दिया है म्यांमार ने, यास नामक चक्रवात का जो है नाम दिया है ओमान ने। 7वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल 13 राष्ट्र जो है नाम देते हैं चक्रवातों का। हाल ही में 22 मई को, डेट याद रखना है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी? सही जवाब क्या होगा? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। सही जवाब है ऑप्शन, हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हम समाधान का हिस्सा हैं। 2020 में था हमारे समाधान प्रकृति में है, 2020 का ये है। चलिए अगला देखिए जरा। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के बीच हाइपोहेक्सिया बीमारी चर्चा में रहा। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा फेफड़े। दरअसल हाइपोहेक्सिया शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से आदमी काफ़ी कोशिश तो करता है ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन असमर्थ हो जाते हैं उसके फेफड़े, और मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देता है। स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि मान लीजिए एक कमरे में आग लग जाती है, पूरा धुआं भर जाता है, ऑक्सीजन को पूरा ऑक्यूपाइड कर देता है, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचती और कह देते हैं कि दम घुटने से मृत्यु हो गई। ठीक वैसी ही स्थिति कोरोना की इस दूसरी लहर में पेशेंट्स की हुई। राज्यों में ऑक्सीजन के लेकर के हाहाकार मच गया और उसको नाम दिया गया हाइपोहेक्सिया। युवाओं में ज़्यादातर ये देखने को मिला। इसी पर जुड़ा हुआ एक और मैंने क्वेश्चन तैयार किया है साइंस का। कथन 1, हाइपोहेक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, कमी का होना है। कथन 2, हाइपोजेमिया शरीर में ऑक्सीजन की शून्य स्थिति है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न बन सकता है, चर्चा में रहा काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके वजह से लोग मरे हैं। कोविड-19 के अंतर्गत जो है ये हुआ हाइपोहेक्सिया। ये कल का करंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हर राज्य धीरे धीरे अब जो है कोई ना कोई योजना लॉन्च कर रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, और ऐसे बच्चों के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकार आगे आई है। उसी पर यह प्रश्न तैयार हुआ है कि हाल ही में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों हेतु पूरे देश के बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो नाम याद रखना है आपको, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। 29 मई 2021 का करंट।
ऐसे बच्चों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का फंड देगी। ऐसे बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था भी सरकार करेगी। जो बच्चे 11 से लेकर के 15 उम्र के बीच में हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको अब एडमिशन लेना था, अब ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में, ऐसे बच्चों को सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनमें एडमिशन दिया जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ खास विशेष वर्ग के बच्चों को ही इन तीनों सेक्टर्स में जो है एडमिशन दिया जाता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल। अब इसमें ये सारे बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी जो अनाथ हो चुके हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है उनका बीमा किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, और इसका प्रीमियम भी पीएम केयर्स फंड के तहत किया जाएगा। एजुकेशन लोन भी इसको इन बच्चों को जो है दिया जाएगा, और उसका प्रीमियम भी जो है केंद्र सरकार भरेगी। तो काफ़ी अच्छी योजना है, धरातल पर अगर लागू होती है और बच्चों को लाभ मिलता है तो। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, नाम याद रखना है। 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर केंद्र सरकार 10 लाख रुपए देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसमें कि 30 देश शामिल हैं, इसके द्वारा अटलांटिक महासागर में महासैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित हो रहा है? एक साथ 30 राष्ट्रों की नौसैन्य जहाज, वायुयान, सब कुछ शामिल हो रहा है इसमें। मेगा एक्सरसाइज है ये, और इसको क्या नाम दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21। 12वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए जरा। हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम, कल का करंट है ये, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर ऑथर्स मेंटरिंग ऑथर, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, युवाओं को तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षित करना, ये स्टेटमेंट गलत है। 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को जो भारत के इतिहास पर लिख सके उनको प्रोत्साहित करना। अगला ऑप्शन, 30 वर्ष से कम आयु के लेखक जो साहित्य के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी, 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों के लिए एक प्रतियोगिता, भारत के गौरवमयी इतिहास, क्रांतिकारियों के बारे में लेखन को प्रोत्साहन करना, ये इसका उद्देश्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग ऑथर्स 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों के लिए एक प्रतियोगिता की तरह है, तैयार की गई है, जिसमें कि भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में लिखना है। अनसंग हीरो, ऐसे क्रांतिकारी जिनके बारे में कहीं कोई सूचना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जो पहले से ज्ञात हैं उनके बारे में लिखना है, जी नहीं, लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन भारत के जो है आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग किया हो, उनके बारे में जो भी कुछ जानते हैं और उनको लिखना है। ऐसे 75 लेखकों को जो है चुनेगी केंद्र सरकार, उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा 50,000 रुपये 6 महीने के तक के लिए, जो चुने जाएंगे उनकी बात हो रही है। और ये प्रोत्साहन है ऐसे लेखकों को जो 30 वर्ष से कम आयु के। तो ऑप्शन डी है, बहुत अच्छी स्कीम है ये, क्योंकि आने वाले टाइम में इस योजना के तहत जो घटनाएं हैं उनको एनसीईआरटी में भी शामिल करने की योजना है। और किस मंत्रालय द्वारा जो है इस स्कीम को चलाया जा रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जो कि पहले एमएचआरडी मंत्रालय होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको अब बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम किस मंत्रालय द्वारा जो है चलाई जा रही है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों के मामले में उड़ीसा राज्य का प्रथम स्थान है। इस मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों के मामले में, और उत्तर प्रदेश का नंबर है दूसरा। हाल ही में
मार्च का करंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ? गोरखपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव आपका आयोजित हुआ लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।